The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसको आपने पढ़ा रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए भी और नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए भी। उसके बाद आपने पढ़ी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हार्मोनिक मोशन के लिए भी और एनहार्मोनिक मोशन के लिए भी। उसके बाद आपने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को दोनों को मिलाकर पढ़ा, जिसको आप लोग बोल रहे थे रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर आप लोग पी ब्रांच की बात करते हो, क्यू ब्रांच की बात करते हो और आर ब्रांच की बात करते हो। उसके बाद हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया था, उसको क्लासिफाई किया था रोटेशन रमन के अंदर और वाइब्रेशन रमन के अंदर, और रोटेशन रमन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग अभी तक सिलेक्शन रूल को पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपकी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है और कैसे आप लोग अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हो, कैसे उनको याद करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 22 of molecular spectroscopy. अभी तक हम लोग 21 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर और डायरेक्टली 22 लेक्चर को देख रहे हो तो आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में नहीं आने वाली है। एक सीरीज में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर आप भी सीरीज में पढ़ोगे, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको जल्दी समझ में भी आने वाली है और जल्दी आप लोग इसको याद भी कर पाओगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद आपको जाना है RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से बेस देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आप लोग पहले क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, रोटेशन रमन और वाइब्रेशन रमन। वाइब्रेशन रमन को बाद में पढ़ेंगे, अभी लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन रमन को। रोटेशन रमन कोरस्पॉन्डिंग आप लोग सिलेक्शन रूल ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपके पास जो सिलेक्शन रूल था आपके पास क्या था, वो डेल्टा J इज इक्वल टू 0 या फिर आपके पास +-2 था। अब ये जो आपके पास डेल्टा J इक्वल टू 0 है, ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग होता है रेले नहीं कोरस्पॉन्डिंग। अगर आपका पार्टिकल किसी रोटेशन के एनर्जी स्टेट के अंदर होगा, वहां से वो एक्साइट हुआ, वापस से वो उसी स्टेट के अंदर आ गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ग्राफ के अंदर एक लाइन आएगी, इसको आप लोग क्या बोलते हो, रेले की लाइन बोलते हो। यानी कि डेल्टा J इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग जिस स्टेट से गया उसी स्टेट के अंदर आ गया, यानी कि डेल्टा J 0 हो गया, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक लाइन तो आने ही वाली है जो कि आपके इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर होने वाली है। तो डेल्टा J इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्डिंग आएगी रे लाइन, और डेल्टा J इक्वल टू +-2 के लिए आपके पास क्या आने वाली है, रमन शिफ्ट की वजह से स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन आने वाली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी एक्सप्रेशन को। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आपके पास ट्रांजिशन होगा वो डेल्टा J इक्वल टू +-2 के अंदर ही होने वाला है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास मैं कुछ बना रहा हूं वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स, और मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, प्योर रोटेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर आप लोग विद इन सेम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर रहोगे, और आपको पता है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं, रोटेशंस के एनर्जी लेवल होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं एक विद इन सेम वाइब्रेशन लेवल में रह रहा हूँ और आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ रोटेशंस के लेवल हैं। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, J इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या है J इक्वल टू 1 है, मेरे पास क्या है J इक्वल टू 2 है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हो। तो अगर आपका पार्टिकल यहाँ पर इस टाइम पे J इक्वल टू 0 के अंदर होगा और उसके बाद आप अपने मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन को फेंकोगे, तो उसके बाद आपका मॉलिक्यूल, आपका पार्टिकल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर कहाँ चला जाएगा, एक वर्चुअल स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद जब वो इस वर्चुअल स्टेट से वापस आएगा, और अगर वो इसी स्टेट के अंदर वापस आ गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आने वाली है, डेल्टा J इक्वल टू 0 हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगी, रेले की लाइन आएगी। लेकिन अगर ये पार्टिकल आपके पास J इक्वल टू 0 से कहाँ चला गया, J इक्वल टू 2 के अंदर आ गया, क्योंकि आपके पास सेक्शन क्या कह रहा है, डेल्टा J इक्वल टू +-2 ही अलाउड है। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्चुअल स्टेट में जाकर J इक्वल टू 0 से वो कहाँ पर आ जाए, J इक्वल टू 1 में आ जाए। J इक्वल टू 1 के अंदर वो नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेक्शन आपसे कह रहा है कि डेल्टा J इक्वल टू +-2 ही होना चाहिए। तो अगर 0 में होगा तो वो 2 में आ सकता है, अगर 1 में होगा तो 3 के अंदर आ सकता है, अगर 2 में होगा तो कहाँ आ सकता है, 4 के अंदर आ सकता है, या फिर डेल्टा J इक्वल टू -2 के अकॉर्डिंग अगर 4 में हुआ तो 2 में आ सकता है, 2 में हुआ तो 0 में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रांजिशन को याद करना है, इस तरीके से आपको अपने ट्रांजिशन को समझना है। अगर समझ में आ जाएंगे कि किसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। तो डेल्टा J इक्वल टू +-2 वाले ट्रांजिशन ही होंगे। तो आप लोग जब ट्रांजिशन की एनर्जी को निकालोगे तो आप लोग क्या करने वाले हो,
हो, ई जे प्लस टू माइनस का ई जे करने वाले हो। तो यानी कि आपको यहां से सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को याद करना है। और एनर्जी को आप लोग कैसे निकालते हो, रोटेशन एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, वो भी आपको बताया। ई जे आपका होता है बी जे इंटू में जे प्लस वन। तो मैंने यहां पर वही लिखा हुआ है, द एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन मोशन एनर्जी लेवल इज ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस वन एज द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। देयरफॉर डेल्टा ई, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपका ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, जे से आप कहां जा रहे हो, आप लोग जे प्लस टू तक जा रहे हो। अगर जीरो है तो कहां जाओगे, टू पे जाओगे। अगर वन है तो कहां जाओगे, आप लोग थ्री पे जाओगे। अगर आपके पास टू है तो कहां जाओगे, आप लोग फोर पे जाओगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर आप लोग इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हो, उसकी आपको जरूरत भी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोग यहां पर इसको डायरेक्टली याद कर लो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं लिखना चाहता हूं ई जे प्लस टू को, आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला था बी जे इंटू में जे प्लस वन, वहां पर आप लोग क्या करो, इस जे की जगह क्या पुट कर दो, आप लोग यहां पर जे प्लस टू को पुट कर दो। तो मैंने क्या किया हुआ है, क्या बन जाएगा पास, बी इंटू में जे प्लस टू इंटू में जे प्लस टू प्लस का वन, माइनस का क्या है पास, यहां पर ई जे है, यानी पास क्या आ जाएगा, बी जे इंटू में जे प्लस वन आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन आएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास लास्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगा 4b इंटू में जे प्लस का 3/2। सबसे आसान फॉर्म इसकी यही बनेगी और इसी फॉर्म में आप लोग इसको याद करके चलो कि जो आपके पास डेल्टा ई बनने वाला है वो आपके पास क्या बनेगा, 4b इंटू में जे प्लस का 3/2 बनेगा। ये फॉर्म याद हो जाएगी, बार बार इसको बोलोगे तो आपको ये वाली फॉर्म आराम से याद हो जाने वाली है। यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग के अंदर जे इक्वल टू 0 के अंदर है और जब वो कहां पर रुक जाएगा, जे इक्वल टू 2 में रुक जाएगा। स्टार्टिंग पार्टिकल कहा था जे इक्वल टू 0, और अगर ये पार्टिकल आपका लाइट को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा, एक वर्चुअल स्टेट में चला जाएगा, तो वर्चुअल स्टेट से वापस कहां पर आएगा, जे इक्वल टू 2 के अंदर आपके पास आने वाला है। और अगर आपको ये बीच का डेल्टा ई निकालना है तो आपने जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहां पर आपको जे की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास जे क्या होने वाला है, ये है, या आपके पास क्या है, जे प्लस टू है। तो आपको क्या करना है, जे की वैल्यू को पुट करना है। जे की वैल्यू यहां पर क्या आपके पास 0 है, तो 0 को पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 4b इंटू में 0 प्लस का 3/2, यानी कि आपके पास ये क्या बन गया, 4b इंटू में 3/2 बन जाएगा। इसको आप लोग काट दो, या क्या बन जाएगा पास 6b के बराबर बन जाएगा। तो अगर आपको डेल्टा ई निकल गया, यानी कि आप लोग क्या निकाल पाओगे, आराम से अपनी रमन शिफ्ट को निकाल पाओगे। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपने अभी अभी ये डेल्टा ई को निकाला है, इसकी यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये डेल्टा ई सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, तो आपके पास ये बी क्या होने वाला है, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। और अगर इस डेल्टा ई रमन की वैल्यू जूल के अंदर होगी, तो आपके पास जो ये बी है यहां पर, ये भी आपके पास किसके अंदर होगा, जूल के अंदर ही होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप लोग इस डेल्टा ई को सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लोग इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, रमन शिफ्ट बोल सकते हो। और उसके बाद आपने रमन की लाइंस को स्टोक्स के अंदर और एंटी स्टोक्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर आपने कहा था कि जो आपके पास स्टोक्स होता है, पास क्या होगा, म्यू रेले माइनस का डेल्टा ई रमन, और आपके पास ये क्या होगा, एंटी स्टोक्स क्या होगा, म्यू रेले प्लस का डेल्टा ई ऑफ रमन। आपने कहा था कि एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है, आपके पास रेले के राइट साइड में होने वाली है, और जो स्टोक्स लाइन आपके पास कहां पे होगी, आपके पास रेले से लेफ्ट के अंदर होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने डेल्टा ई रमन को निकाल लिया है, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, आपके पास ये इंसिडेंट वाली होगी, जो आप लोग इंसिडेंट करा रहे हो, आपके पास क्या होने वाली, सेम आपके पास क्या होगी, रेले होगी। तो ये तो आपको पता ही है। अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, तो आप लोग क्या निकाल पाओगे, म्यू स्टोक्स और आप लोग म्यू एंटी स्टोक्स निकाल पाओगे, यानी कि स्पेक्ट्रा के अंदर इनकी पोजीशन क्या होगी, उसको आप लोग निकाल पाओगे। तो डेल्टा ई रमन अभी निकाला कि आपके पास ये 4b इंटू में जे प्लस का 3/2 हो जाएगा। यानी कि जब आपका पार्टिकल जे इक्वल टू 0 में होगा, तो आपके पास जो डेल्टा ई रमन है वो क्या हो जाएगा, 4b इंटू में 0 प्लस 3/2, यानी कि आपके पास 6b हो जाएगा। जब आपके पास जे इक्वल टू 1 है, उस टाइम पे आपका जो डेल्टा ई रमन है वो क्या हो जाएगा, 4b इंटू में 1 प्लस का 3/2, यानी कि वो 10b हो जाएगा। जे इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो डेल्टा ई रमन क्या हो जाएगा, पास 4b इंटू में 2 प्लस का 3/2, यानी कि वो 14b हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग निकालोगे, उसके बाद आप लोग जब इस डिफरेंस को देखोगे, तो आप लोग देखोगे कि ये डिफरेंस आपके पास क्या होने वाला है, 4b 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 होने वाला है। यानी कि जब आप लोगों ने डेल्टा ई रमन को निकाला, उसके बाद आप लोगों ने इनके बीच का गैप देखा, तो आपके पास क्या निकल कर आया है, 4b 4b निकल कर आया। पहले कहां पर आएगा, 6b, फिर कहां आएगा 10b, फिर कहां आएगा 14b, फिर कहां आएगा 18b, फिर कहां पर आएगा 22b, फिर कहां पर आएगा 26। तो इस तरीके से आप लोग अपनी आगे वाली डेल्टा ई रमन को भी एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास क्या होने वाला है, क्योंकि डिफरेंस आपके पास क्या रहेगा, यहां पर 4b का रहेगा। उसके बाद अगर आपका पार्टिकल जे इक्वल टू 0 में होगा, तो आपके पास यहां पर क्या आने वाली है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पहली स्टोक्स लाइन, इसको आप लोग क्या बोलोगे, म्यू रेले माइनस का डेल्टा ई। और डेल्टा ई आपके पास जो जे इक्वल टू 0 प्लस क्या था, वो 6b के बराबर था। तो मैंने यहां पर उसको पुट कर दिया, यानी कि पहली स्टोक्स लाइन आपके पास कहां पर आने वाली है, म्यू रेले माइनस के 6b के ऊपर आने वाली है। उसके बाद जे इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग बस क्या आने वाली है, सेकंड स्टोक्स लाइन आएगी। ये कहां पर आएगी, म्यू रेले माइनस का डेल्टा ई करोगे, यानी कि डेल्टा ई करोगे, जे इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग पास क्या था, 10b था, तो इसको आप लोग यहां पर पुट कर दोगे। उसके बाद जे इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग पास क्या आएगी, थर्ड स्टोक्स लाइन आएगी, इसको क्या बोलोगे, म्यू रेले माइनस का 14b बोलोगे। अगर बात करते हो फोर्थ स्टोक्स क्या बोलोगे आप लोग, म्यू रेले माइनस का 18b। उसके बाद क्या आएगा, म्यू रेले माइनस का 22b, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच का गैप क्या होने वाला है, पास 4b के बराबर होने वाला है। तो उस गैप से आप लोग बाकी सभी स्टोक्स लाइन की पोजीशन भी निकाल सकते हो। तो अगर आप लोग स्पेक्ट्रा को देखना चाहते हो कि आपको स्पेक्ट्रा किस टाइप का दिखेगा, तो आपको स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। सबसे पहले आपके पास यहां पर एक लाइन होगी, इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, म्यू रेले बोलने वाले हो, जो कि आपके पास इंसिडेंट के बराबर होगी, यानी कि ये आपको हमेशा पता होगी। उसके बाद इस लाइन से 6
6b के डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि आपके पास जो पहली स्टोक्स लाइन है कि आपके पास म्यू आर माइनस का 6b है, यानी कि इससे जब आप लोग चलोगे 6b डिस्टेंस के ऊपर तो आपको क्या मिलने वाली है, आपको पहली स्टोक्स मिलने वाली है। उसके बाद जो आपके पास आगे की स्टोक्स होंगी आपके पास कैसी गैप होने वाली है, हर 4b डिस्टेंस के बाद आपको क्या मिलने वाली है, नेक्स्ट स्टोक्स लाइन मिलने वाली है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन रेले लाइन एंड फर्स्ट स्टोक लाइन इज 6b, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव स्टोक्स लाइन इज 4b। आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए कि ये डिफरेंस 6b होता है, उसके बाद ये आपके पास क्या होगा 4b 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 4b। और पहली जो आपके पास स्टोक्स लाइन कहां मिलेगी आपको, वो म्यू आर माइनस 6b मिलेगी, उसके बाद दूसरी कहां मिलेगी आपको म्यू आर माइनस 10b मिलेगी, फिर कहां मिलेगी म्यू आर माइनस के 14b भी मिलेगी। इस तरीके से आप लोग अपनी स्टोक्स लाइन की पोजीशन को भी बता सकते हो। तो जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि आपकी स्टोक्स लाइन की पोजीशन क्या होगी, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि आपकी एंटी स्टोक्स की पोजीशन क्या होगी। अब आपको ये तो पता है कि स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक लाइन आपके पास क्या होती है, रेले के बिल्कुल सिमेट्रिकली प्रेजेंट होती है। तो अगर आपके पास पहली स्टोक लाइन j = 0 की कोरस्पोंडिंग अगर आपके पास म्यू आर माइनस 6b पर आ रही है तो आपके पास सिमेट्रिकली क्या आने वाली है, एंटी स्टोक लाइन कहां पर आएगी, म्यू आर प्लस के 6b के ऊपर आएगी। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी जिस तरीके से हमने यहां पर इसके डेरिवेशन को किया है, अगर आप लोग यहां पर इसे डेरिवेशन करोगे तो आपके पास क्या निकलने वाली है, जो आपके पास पहली एंटी स्टोक्स कहां पर आएगी, वो म्यू आर प्लस के 6b पर आएगी। सेकंड कहां पर आएगी, म्यू आर प्लस के 10b पर आएगी। थर्ड कहां पर आएगी, म्यू आर प्लस के 14b पर आएगी। फोर्थ कहां पर आएगी, म्यू आर प्लस के 18b के ऊपर आएगी। बिल्कुल सिमेट्रिक होती है एंटी स्टोक्स और स्टोक्स, यानी कि जहां पर आपके पास स्टोक्स होगी बिल्कुल आपके पास वहीं पर क्या होने वाली है, एंटी स्टोक्स होने वाली है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये सब चीजें पता है। अगर मैं आपको दिखाता हूं कि स्पेक्ट्रा कि आपका एंटी स्टोक्स का स्पेक्ट्रा कैसा होगा, तो म्यू आर के राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलने वाली है, एंटी स्टोक्स लाइन मिलने वाली है। पहली एंटी स्टोक्स लाइन बस कहां पर मिलेगी, इससे 6b डिस्टेंस पे जाओगे तो क्या मिल जाएगी आपको, पहली एंटी स्टोक्स लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हर एक सक्सेसिव एंटी स्टोक्स लाइन के बीच गैप क्या होने वाला है आपके पास, 4b 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 आपके पास होने वाला है, जैसा कि आपके पास किसका था, स्टोक्स लाइन का था। और अगर आप लोग इन दोनों को कंबाइन कर एक ही ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा दिखने वाला है। यानी कि बीच में आपके पास क्या होगी, रेल लाइन होगी, राइट साइड में आपके पास क्या होने वाले, एंटी स्टोक्स, आपके पास क्या होने वाले, स्टोक्स, और ये एकदम क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। 6b के ऊपर ही आपको मिलेगी पहली स्टोक्स और 6b के ऊपर आपको मिलेगी पहली एंटी स्टोक्स। उसके बाद डिस्टेंस आपके पास क्या होने वाला है, 4b 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 आपके पास होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं इस पोजीशन के पास ये क्या होगी, म्यू आर प्लस का 6b होगी। सेम उसी तरीके से आपके पास क्या होगी, म्यू आर माइनस का 6b होगी। अगर मैं बात करूंगा इस पोजीशन के पास क्या हो जाएगी, म्यू आर प्लस का 10b हो जाएगी। आपके पास क्या है, म्यू आर प्लस का 10b, या आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस का 10b हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बाकी पोजीशंस को भी सेट कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर डिफरेंस क्या होता है, म्यू आर और आपके पास जो पहली स्टोक्स या फिर एंटी स्टोक्स है उनके बीच का गैप होता है 6b, और बाकी सबके बीच का गैप आपके पास क्या होने वाला है, 4b 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 होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से यही है, और उस बात को मैंने यहां पर अलग से लिखा भी हुआ है, द रमन शिफ्ट ऑफ द फर्स्ट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स फ्रॉम एक्सिस्टिंग लाइन रेले इज 6b एंड देन द सक्सेसिव लाइन डिफरेंस इज 4b बिटवीन 2 स्टोक्स एंड 2 एंटी स्टोक्स। और इस चीज को आपको याद रखना है, इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर और IIT जैम के अंदर। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2012 का जून के अंदर आया था, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का ही आएगा अगर वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया। क्वेश्चन क्या है, द रोटेशनल कांस्टेंट्स ऑफ 14N2 इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स, द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन ए रमन स्पेक्ट्रोमीटर इज 20487 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्टोक्स लाइन ऑफ N2 विल बी। तो जैसे ही आपने देखा कि आपका वेव नंबर क्या होगा फर्स्ट स्टोक्स के लिए, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि पहली स्टोक्स आपको कहां मिलने वाली है, म्यू आर माइनस के 6b के ऊपर मिलने वाली है। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास पहली स्टोक्स कहां मिलेगी, म्यू आर माइनस के 6b मिलेगी, सेकंड कहां मिलेगी, म्यू आर माइनस के 10b मिलेगी। अगर ये भूल गए हो तो आपको डेल्टा ई रमन का फॉर्मूला याद है, तो आप लोग वहां से क्या निकाल लो, डेल्टा ई रमन को निकाल लो। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास स्टोक्स क्या होती है, आपके पास म्यू रेले माइनस का डेल्टा ई रमन ही होती है। जिस जगह कोरस्पोंडिंग आपने डेल्टा ई निकाला है उसी जगह कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या निकलने वाली है, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन निकलने वाली है। तो फॉर्मूला पता है आपको क्या, म्यू आर माइनस का 6b। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रोटेशन कांस्टेंट गिवन है, यानी क्या गिवन है आपको, b की वैल्यू यहां पर डायरेक्टली गिवन है। उसके बाद यहां पर गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन, और इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर ही आपके पास क्या होने वाली है, रे लाइन होने वाली है, यानी कि आपको म्यू आर भी गिवन है। तो म्यू आर भी पता है, बी भी पता है, सिर्फ और सिर्फ पुट कर आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि बी की वैल्यू पास यहां पर क्या है, 2 है, 6 से इसको करो मल्टीप्लाई, क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। यानी कि आपको इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 12 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करते ही आपके पास जो ऑप्शन बी है सही निकल जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, सही आंसर है। तो अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ आपको पता है, सारे फॉर्मूले आपको याद है, तो विद इन 30 सेकंड आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2047 यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कब का है, गेट 2009 का है। क्वेश्चन क्या है, द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ 19F2 मॉलिक्यूल शोज ए सीरीज ऑफ स्टोक्स लाइन एट 19230.769 सेंटीमीटर इनवर्स, 19227.238 सेंटीमीटर इनवर्स एंड
1922 सेंटीमीटर इनवर्स। द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर 19F2 इन गीगाहर्ट्ज इज। आपसे किसने पूछा है, वो गीगाहर्ट्ज में पूछा, तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गिवन आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा, वो किससे, गीगाहर्ट्ज में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप लोग अपने रोटेशन कांस्टेंट को निकालोगे तो उसको गीगाहर्ट्ज में ही आपको रिप्रेजेंट करना है। एनी टाइप का क्वेश्चन आया था तो आपको इसका सही आंसर ही वहां पर टिक करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपको 3 लाइंस गिवन है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, उन 3 लाइन को ड्रॉ कर लो। ये कितने पे है, 19230.767 के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर गिवन है सेकंड कितने ऊपर गिवन है, 19227.238, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और थर्ड को भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। और जब मैंने इनके बीच का गैप देखा, क्योंकि आपका पेपर गेट का है तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां पर आप लोग फटाफट से वैल्यू को पुट करके आप लोग इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हो। और डिफरेंस आपके पास क्या निकल आएगा, सेम ही निकल कर आएगा, 3.531। यानी कि ये जो स्टोक्स लाइन आपको गिवन है आपके पास कैसी है, सक्सेसिव स्टोक्स लाइन गिवन है। और अगर ये सक्सेसिव स्टोक्स लाइन है तो इनके बीच का जो गैप होने वाला है वो आपके पास 4b के बराबर होता है, और उसी b की वैल्यू, उसी रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने डिफरेंस देखा, क्या निकल कर आया, 3.531 निकल कर आया। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, सिंस द गैप इज सेम दैट मींस गिवन 3 लाइंस आर सक्सेसिव एंड वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टोक्स लाइन इज 4b। अगर ये डिफरेंस आपके पास सेम नहीं आता तो आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आपके पास स्टोक्स लाइन नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, 3.531 आया, और अगर ये आपके पास निकल कर आता 4 इंटू में 3.531, यानी कि आ गया आपके पास से 4 टाइम्स आ गया, तो हो सकता है कि लाइन सक्सेसिव नहीं है। लेकिन आप लोग क्या बोल दोगे कि आपके पास ये क्या डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू में 4 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4b। लेकिन इस टाइप का इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आ गया तो उसको कैसे करना है, ये डिस्टेंस है 4b के बराबर, और अगर ये आपके पास क्या आया 16b के बराबर आ गया, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि ये है तो स्टोक्स लाइन लेकिन सक्सेसिव नहीं है। हो सकता है कि ये j = 0 कॉरस्पॉन्डिंग हो, या आपके पास j = 1 कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, j = 4 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि सक्सेसिव नहीं है पर ये क्या होंगे, आपके पास स्टोक्स लाइन ही होगी। लेकिन गैप आपको सक्सेसिव में सेम दिया गया था, इसीलिए आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके पास जो 4b है वो क्या होगा, आपके पास 3.531 के बराबर होगा। यानी कि आपके पास b क्या हो जाएगा, 3.531 डिवाइडेड बाय 4, और जो भी इसकी वैल्यू आती है, अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो आपके पास किसके अंदर निकल कर रिजल्ट, ये सेंटीमीटर इनवर्स में निकल कर आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है गीगाहर्ट्ज के अंदर आंसर, तो आपको यहां से सेंटीमीटर इनवर्स को गीगाहर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। गीगाहर्ट्ज आप लोग बना सकते हो हर्ट्ज से, हर्ट्ज आपका क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। यानी कि अगर आप लोग इस सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स को डायरेक्टली हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप वहां से गीगाहर्ट्ज भी निकाल लोगे। और आपको ये पता है प्लैंक इक्वेशन से क्या पता है आपको कि जो आपका म्यू होता है पास क्या होता है, वो c अपॉन में लैम्डा होता है, और 1 अपॉन लैम्डा क्या बोलते हो, वेव नंबर बोलते हो। यानी कि जो आपका म्यू है वो क्या हो जाएगा पास c इंटू में वेव नंबर हो जाएगा। वेव नंबर की यूनिट पास क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है, सब पास क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको c से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, आपके पास जो x निकला है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, c को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 इंटू में 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स कर जाएगा, आपके पास सेकंड इनवर्स के अंदर निकल जाएगा। सेकंड इनवर्स बोल लो या फिर हर्ट्ज बोल लो, बात क्या है, सेम ही है। और एक हर्ट्ज के अंदर आपके पास 10⁻⁻9 क्या होते हैं, गीगाहर्ट्ज होते हैं। तो अगर आपको हर्ट्ज को गीगाहर्ट्ज में चेंज करना है तो आप लोग क्या करो, इसको 10⁻⁹ से कर दो, डिवाइड कर दो, और उसके बाद जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आपके पास सीधा गीगाहर्ट्ज के अंदर निकल जाएगा। तो इस x को निकालो, इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करो, जो भी आपका आंसर आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास एंटी स्टोक्स लाइन की और स्टोक्स लाइन की पोजीशन क्या होती है, उनके वेव नंबर क्या होते हैं, उनके बीच का गैप क्या होता है, और क्वेश्चंस आपके पास कैसे कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि जो ग्राफ मैंने यहां पर प्लॉट किया है, इसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या दिखाया है कि जो आपके पास ये लाइंस यहां पर मैंने ड्रॉ की थी, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन, तो मैंने यहां पर जो इनकी इंटेंसिटी है इसकी बात नहीं की, और मैंने यहां पर क्या शो किया है कि इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम ही है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, सेम इंटेंसिटी नहीं होगी, इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो उसका अल्टरेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ फॉर्मुलेस और याद करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फिर पढ़ने वाले वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, सब्सक्राइब कर ही जाना है, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट के आप सब लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट समय, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।